हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स। आज का हमारा बैंक ऑन का 8th लेक्चर है। हम कुछ दिन से लेक्चर कंटेंट नहीं बना पाए ड्यू टू बैड हेल्थ। आई एम सॉरी फॉर दैट। हम आज इसमें बेसिक अकाउंटिंग और लोन्स एंड एडवांसेस करेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस में आज हम हाउसिंग लोन करेंगे प्लस एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन हमने ऑलरेडी अलग से स्कीम एक में कवर किया है, VLP विद्या लक्ष्मी स्कीम प्लस एजुकेशन लोन। उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ 2-3 पॉइंट्स हमें रह गए हैं, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर इस वाले पार्ट में हमें बचता है एक तो लैब, कार लोन, कंज्यूमर लोन, 2 व्हीलर और इजी वर्किंग कैपिटल। अगर इसका मुझे नहीं याद है ये बैंक ऑन पे है भी कि नहीं, अगर ये होगा भी नहीं ये मैं कवर करूँगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए एग्ज़ाम। लेकिन ये वाला पार्ट हम लास्ट में करेंगे, ये सब कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये एक लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर का कोर्स है, प्लस इसमें से मुश्किल से 2 मार्क्स आता है, 1 या 2 मार्क्स आते हैं। लेकिन ऑन कंट्री जो ये डिजिटल एंड कैश मैनेजमेंट है, इसमें ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हम पहले ये कंप्लीट करेंगे फिर हम ये यहाँ जाएंगे। आज एक तो बेसिक अकाउंटिंग, लोन्स एंड एडवांसेस, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, जो मैंने पहले ही बोला ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन का इंपॉर्टेंट पार्ट हमें कुछ रह गया है, वो यहाँ कवर करेंगे। अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कंसर्न विद कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, एवेलुएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ पास्ट इवेंट्स। जो पास्ट ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं, हम लैमन की लैंग्वेज में लेते हैं। पास्ट ट्रांजेक्शन्स आपने जो किए पहले उनको कलेक्ट करना, उनको रिकॉर्ड करना, एवेलुएट करना। एवेलुएट ये देखना कि मुझे गेन हुआ कि लॉस हुआ, और वही उसको रिजल्ट बोलते हैं, वही रिजल्ट फिर कम्युनिकेट करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब इन जो आपने ये ट्रांजेक्शन्स कलेक्ट की, रिकॉर्ड की, फिर एवेलुएट की, ये आप कैसे करोगे, किस क्या बोलेंगे उनको, सीरियल में करेंगे या किस वे में? पहले आप डेबिट लिखोगे कि क्रेडिट लिखोगे, कि पहले क्रेडिट ही लिखोगे कि बाद में डेबिट लिखोगे? और जो आपने कैश सेल्स दी है वो कब लिखोगे, और जो क्रेडिट सेल्स है वो कब लिखोगे? क्रेडिट सेल्स आप तब लिखोगे जब आपने चीज़ बेच दी, कि तब लिखोगे जब आपके पास पैसा आया? ये कौन डिसाइड करेगा? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा। देयर आर करंटली 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ACAI इसको इशू करता है, असली करता है, ये देख लीजिए। ASB करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इशू करता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड को खुद किसने बनाया है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 29 पहले मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स और 3 नॉन मैंडेटरी। एज ऑफ नाउ देयर आर ओनली 27 मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे 29 मैंडेटरी एंड 3 नॉन मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स। करंटली देयर आर 27 मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स। अब इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? अकाउंटिंग इज ऑफ्टन कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट कंसेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट कॉस्ट प्राइस। मतलब सपोज आपने एक मशीनरी परचेज की, ये मान लीजिए आपने दिल्ली से परचेज की, आपको पहुंचानी है ये श्रीनगर, या आपको मिली है वहाँ 10,000 में। इसको यहाँ लाने में आपको लगेगा फेयर 5,000 का। ये आपके लिए इस मशीन का कॉस्ट प्राइस 10,000 नहीं बल्कि 15,000 बनेगा। कॉस्ट प्राइस होता है वो प्राइस जो आप पे करते हो किसी भी मशीनरी या किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से, फ्रॉम वन प्लेस टू इट्स वर्किंग प्लेस और इंस्टॉलेशन प्लेस। इसमें इतना कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट लगेगा यहाँ पहुँचाने में, इंस्टॉलेशन या वर्किंग प्लेस तक पहुँचाने में, ताकि वर्किंग कंडीशन में आए, जो भी इसमें कॉस्ट लगेगा वो इसका कॉस्ट प्राइस बनेगा। द मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन बुक्स बाय अमाउंट पेड टू सप्लायर प्लस एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिंगिंग एंड इंस्टॉलिंग इट टू पुट इट इन वर्किंग ऑर्डर।
उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट, मनी इंस्ट्रूमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जो भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक बिजनेस से पहले आप हो, मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, स्कूल का बिजनेस ही मान लेंगे हम। जो आप हो, यू आर ए सेपरेट एंटिटी, योर बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे हो गई दो इन्वॉल्व, ये मैंने पहले भी बोला। अब आपने क्या किया, आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, यहाँ आ गए 10 लाख। दिस 10 लाख ये आपके लिए एसेट है और इस बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है। इस बिजनेस का एक कैपिटल है जिससे इसको स्टार्ट करना है, लेकिन ये कैपिटल इसके लिए लायबिलिटी है, यानी कि उधार है। किसका है? आपका उधार है। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज लायबिलिटी फॉर बिजनेस, बिकॉज बिजनेस ये इसलिए क्योंकि हम इस बिजनेस को अलग एक इंसान मानते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। आपने पैसे दिए इस बिजनेस को, यानी कि इस आर्टिफिशियल पर्सन को बोला जाओ जी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये 10 लाख जब बिजनेस में आ गए, ये बन गए यहाँ लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी, आपके लिए एसेट है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसमें रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो रेवेन्यू होता है वो रियलाइज्ड और अर्न होता है तब जब डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है। अर्नड ऑन द डेट व्हेन द गुड्स प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास टू द बायर एंड ही बिकम लीगली लायबल टू पे। जब आपने डिलीवरी की किसी चीज़ की, देन यू आर लायबल टू रिसीव द अमाउंट, और जब आपने डिलीवरी ली देन यू आर लायबल टू पे द अमाउंट, तब आप इसमें मानते हो सेल हो गई। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज ए ड्यूअल इफेक्ट, वन इज डेबिट साइड एंड अनदर इज क्रेडिट साइड। अभी जो हमने किया था बिजनेस स्कूल और इसका प्रोपराइटर का, ये प्रोपराइटर है, यहाँ पे ये बन गया इसका एसेट, यहाँ पे बन गई लायबिलिटी। इसके अकाउंट से ये माइनस हो जाएगा, इसके अकाउंट में प्लस हो जाएगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग, it involves recording of business transactions that have taken place date wise. Record keeping basics recording, in first instance all transactions should be recorded in journal. ये बहुत important है। पहले एंट्री जो होती है जर्नल होती है, पहले एंट्री as and when they take place. Classifying all entries in journal are posted to appropriate ledger accounts to find out at glance the total effect of transaction in particular account. ठीक है, देख लीजिए, जब आपका बड़ा बिजनेस होता है, आपके पास एक ही कॉपी रहती है, हम मान लेंगे इसको कॉपी। आप डेट लिखते हो ऊपर, सपोज आज है 1 मई। आज की डेट में आपने लिया, ABC ने कुछ आपसे लिया, ABC ने कुछ पैसे आपको दिए, फिर इसी बुक में आप इसी नीचे लिखते हो DF ने सपोज कुछ लिया आज, A1 ने कुछ लिया, A2 आया उसने सिर्फ पैसे दिए। यहाँ आप रैंडमली लिखते हो एज एंड दे हैपन, एज एंड व्हेन दे हैपन, आप ऐसे इसी सीरीज और ऑर्डर में लिखते हो। शाम को क्या करते हो आप, शाम को अब आप इस ABC का अकाउंट निकालते हो अपने लेजर पे, जो बड़ी सी बुक होती है उसमें हर पेज पे अपना अपना नाम होता है। उस लेजर में आप ABC के अगेंस्ट लिखते हो आज क्या क्या इसने लिया और वापस क्या दिया, पैसे क्या दिए। फिर निकालते हो DF का अकाउंट, इसी लेजर में से मारते हो ये वाली एंट्री वहाँ पे। वही होता है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल। ये बन गया आपका जर्नल, ये जो ये कॉपी है जो आपको डेली रखते हो, ये बन गया आपका जर्नल। यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्डिंग भी होता है, फिर यहाँ से शिफ्ट होता है लेजर में। ये आप नॉर्मल बिजनेस दिमाग में बना लीजिए, आप वहाँ रफ कॉपी पे बना लिखते हो पूरे दिन का काम, फिर शाम को ट्रांसफ़र करते हो लेजर में। Journal are posted to appropriate ledger accounts to find out at glance total effect of transactions in particular account. Summarizing, अब इससे क्या हुआ, जब लेजर में आ गया अब आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। अब उससे आप देखोगे कि आपके पास प्रॉफिट आया कि लॉस।
उसी से आपका फिर बैलेंस शीट भी बनेगा। जर्नल रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजेक्शन एज एंड व्हेन इट टेक्स प्लेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे ही हो रही है ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हो। लेजर में क्या है, अपनी अपनी ट्रांजेक्शन अपने अपने अकाउंट में जाएगी। लेजर इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट वेयर सिमिलर ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, प्रॉपर्टी और रेवेन्यू और एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। अकाउंट कैटेगरीज ब्रॉडली क्या क्या है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। जो फिर इम्पर्सनल है इनको फिर लिया जाता है रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है स्लाइड, इंपॉर्टेंट स्लाइड है एग्ज़ाम के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। रियल अकाउंट्स में, इम्पर्सनल अकाउंट्स में पहले आया आपका रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जो आप पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट्स में या तो आपका नेचुरल पर्सन हो सकता है जो जिसको क्रिएशन ऑफ गॉड बोलते हैं, जो पैदा हो गया है। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएशन ऑफ लॉ, कंपनी, बैंक अकाउंट, फर्म अकाउंट, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आप क्या क्या आएगा, ये हो गया पहले पर्सनल से आ गया आपको रियल, देखो पहले आ गया पर्सनल, फिर आ गया इम्पर्सनल, इम्पर्सनल से आ गया आपको फिर रियल और नॉमिनल। पर्सनल में आ गया आपको नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल। ये सब है अकाउंट्स। रियल में टेंजिबल रियल अकाउंट्स, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। अकाउंट दैट ऑफ सच थिंग्स, उन चीज़ों का अकाउंट जो टेंजिबल है, जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सी और यू कैन सी देम। और इनटेंजिबल में वो दैट कैन नॉट बी टचड, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट। नॉमिनल अकाउंट, वो अकाउंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए बनते हैं, सैलरी अकाउंट, रेंट, कमीशन रिसीव्ड। अब आ गई सब। पहले अकाउंट्स पर्सनल, पर्सनल में आया वो पर्सन जो नेचुरल क्रिएशन है गॉड, आर्टिफिशियल जो क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है कंपनीज, फर्म्स, उसके लिए। फिर आ गया आपका इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में आपको आएगा पहले रियल और आएगा आपका नॉमिनल। रियल में आएगा आपके दो टाइप्स, एक तो वो जो टेंजिबल रियल है जिनको आप टच कर सकते हो, नॉन टेंजिबल जिनको आप टच नहीं कर सकते। इसमें आपको बिल्डिंग आएगी, इसमें आपको आएगा गुडविल और पेटेंट राइट। नॉमिनल में वो जो इनकम या एक्सपेंडिचर के लिए अकाउंट बनाया जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर। बस इतनी ही डिफरेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट, द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट, इसमें हम ऐसे देखेंगे। आपका पासबुक यूजुअली ऐसे होता है, यहाँ पे स्टेप पहले होता है डेट, फिर होता है यहाँ पे डेबिट अगर आपने देखा होगा, फिर होता है यहाँ पे क्रेडिट, फिर होता है यहाँ पे बैलेंस, ऐसे होता है। डेबिट जब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट लगता है या कुछ निकलता है, पैसे विड्रॉ होती है, विड्रॉ इंटरेस्ट लोन अकाउंट के लिए, सेविंग अकाउंट के लिए इंटरेस्ट क्रेडिट में आएगा। जो भी अकाउंट से निकलता है वो डेबिट साइड, और जो आएगा इसमें वो क्रेडिट साइड। तो लेफ्ट साइड से इसलिए आपका डेबिट रहता है, लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। आप अपना पासबुक ही याद रखिएगा कैसे होता है, उसमें ऊपर लिख के होता है, पहले होता है डेबिट फिर होता है क्रेडिट। द डिफरेंस बिटवीन टोटल, इन दो की डिफरेंस जो होती है बैलेंस में, इन दो की डिफरेंस हम लेते हैं फिर टोटल बैलेंस ऑफ अकाउंट। लोन्स एंड एडवांसेस, जब भी रिजर्व बैंक बैंक्स को पैसा देता है दैट्स कॉल्ड बैंक रेट, एंड कमर्शियल बैंक जब वो फंड्स अवेलेबल करते हैं लोगों के लिए उनको बोलते हैं लैंडिंग रेट। बैंक रिजर्व बैंक देता है बैंक को, इट्स कॉल्ड बैंक रेट। बैंक फर्दर इसको देता है पीपल को, इनको बोलते हैं लैंडिंग रेट। टू टाइप्स ऑफ लोन्स अवेलेबल है, एक तो है डिमांड लोन और है टर्म लोन। डिमांड लोन में है लोन विच इज़ रिपेएबल ऑन डिमांड, और जो शॉर्ट टर्म के लिए कल की डेट में आपको बैंक आएगा चलो जी मुझे पैसे दे दो, उसको बोलेंगे डिमांड लोन। टर्म लोन, टर्म लोन या तो आपका मीडियम टर्म लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है।
These loans are granted for more than a year, and repayment of such loans is spread over longer period. The repayment is generally made in suitable installments. कैश क्रेडिट, ये आप मान लो कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म लोन है, ये याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म लोन है। आप बोलोगे हमारा तो सीसी पिछले 15 सालों से है, वो तो शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन ये कैश क्रेडिट आप हमेशा एक ही साल के लिए देते हो, फिर नेक्स्ट ईयर इसका रिन्यूअल होता है। जो रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल पे ही डिसाइड होता है कि हमें फर्दर एक साल के लिए देंगे कि हम वापस लेंगे। इसलिए कैश क्रेडिट हमेशा आपका शॉर्ट टर्म रहता है। STR शॉर्ट टर्म, STRL शॉर्ट टर्म लोन, याद रखिएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, हम सोचते हैं कैश क्रेडिट है, हमारा फलाना अकाउंट है, वो तो पिछले 15 साल से उसके पास है, 20 साल से है, दैट मीन्स वो तो लॉन्ग टर्म हो गया। नहीं, कैश टर्म हमेशा आपका, कैश क्रेडिट हमेशा यानी CC हमेशा आपका शॉर्ट टर्म रहता है, क्योंकि वो सिर्फ एक साल के लिए उम्मीद देते हैं, 1 ईयर। एक ईयर के बाद इसका रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल में हम डिसाइड करते हैं कि हम फर्दर एक साल के लिए इसको देंगे कि नहीं। उसे एक साल को बढ़ा के वो तब जाके आपका पहुंचता है 15 या 20 साल तक, अदरवाइज वो एक ही साल के लिए होता है। इट इज नॉर्मली सैंक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड सिक्योर्ड बाय सिक्योरिटी or personal guarantee. If account is running satisfactorily, then limit of cash credit may be renewed by bank at end of the year for further 1 year. For further period लिखेंगे हम, क्योंकि कभी एक साल से कम भी हो सकता है। Pledge, pledge means bailment of goods. आप अपने goods रखोगे बैंक के पास, goods with bank, आप लोगे पैसा। Its primary purpose is to put goods pledged in possession of lender. It ensures in recovery of loan in case failure. अगर आपने ये पैसा वापस नहीं किया, these goods will be sold off. In hypothecation, pledge में क्या, goods remain with the bank. Hypothecation में goods remain with the customer. Possession of borrower who binds himself to give the possession of goods to banker whenever banker requires him to do so. Hypothecation में गुड्स बोरोवर के पास ही रहेंगे, बट विद द एश्योरेंस कि बैंक को देगा तब एज एंड व्हेन बैंक आस्क्स। सपोज आपने कोई किराना शॉप किया है, फाइनेंस CC दिया है उसको, उसमें जो चीज़ें हैं दैट इज हाइपोथिकेशन, वो बोरोवर के पास रहेंगी, लेकिन कल की डेट में आप बोरोवर पैसा नहीं भरेगा, यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ द शॉप। हम यूजुअली वैसे नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं। गाड़ी है, व्हीकल, हाइपोथिकेशन, व्हीकल बोरोवर के पास रहती है बट इट बिलोंग्स टू बैंक। ओवरड्राफ्ट इज मोर और लेस टू सिमिलर टू कैश क्रेडिट फैसिलिटी, मगर ओवरड्राफ्ट नॉर्मली हमारे बैंकिंग में कॉन्सेप्ट करंट अकाउंट के रिलेटेड है। हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ करने देते हैं, तब उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अलाउड टू ड्रॉ ओवर एंड अबव द क्रेडिट बैलेंस इन हिज अकाउंट। लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, वो लोन्स जो मोर देन 1 ईयर और 15 मंथ्स होंगे, उनको मीडियम बोलेंगे, मीडियम और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हुआ अप टू 1 ईयर यूजुअली। और शॉर्ट टर्म किस लिए दिए जाते हैं, टू मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स यानी कि CC। मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स यूजुअली मोर देन 15 मंथ्स के लिए होता है। ये बैंक कौन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें ऐसे ही चलिएगा आप जैसे यहाँ पे लिखे हैं। आप ये मत मान लीजिए यहाँ से मोर देन 1 ईयर। और शॉर्ट टर्म यहाँ पे है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 15 मंथ्स, 15 मंथ्स से कम, 15 मंथ्स और इससे कम। CC यूजुअली आपका 1 साल का होता है, 15 मंथ्स तक होगा तो शॉर्ट टर्म, 15 मंथ से ज़्यादा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, 50 months to less than 5 years. Unsecured loans, those loans which are not covered by security of tangible assets. Secured loans which are granted against security of tangible assets. अब इसमें क्या क्या हम सिक्योरिटी लेते हैं यूजुअली, एक तो लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, गाड़ी, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, रेलवे रिसीट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये रेलवे रिसीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, शेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, रियल एस्टेट, FDRs, gold, jewelry, housing loan, very important.
लोन अंडर बैंक हाउसिंग फाइनेंस स्कीम कैन बी ग्रांटेड फॉर किस किस के लिए? एक तो परचेज ऑफ प्लॉट या परचेज ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस देयर अपॉन। अगर आपने लोन लिया है परचेज ऑफ लैंड के लिए तो आपको उस ज़मीन पे मकान बनाना ही बनाना ज़रूरी है। इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बोलोगे मैं ज़मीन लेके रखूँगा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, मैं 10 साल के बाद ये बेचूँगा तो इसमें मुझे गेन हो जाएंगे इसलिए मैं अभी हाउसिंग लोन लूँगा इसके लिए। नो, विद इन पीरियड ऑफ 2 years आपको स्टार्ट करनी है इसमें पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अब अगर आपके पास ज़मीन है उस पर आपको हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, फ्लैट या कुछ भी डिवेलिंग यूनिट, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो। या परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस डायरेक्टली फुली बिल्ट या चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी क्यों ना हो। सप्लीमेंट्री फाइनेंस या ये सब थे परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। अब आपके पास मकान, इन केसेस में आपके पास मकान बिल्कुल भी नहीं, अब आपके पास ऑलरेडी मकान है, चाहे उस पर फाइनेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप चाहते हो कि इसमें मैं कोई रिनोवेशन करूं, उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। ये रिनोवेशन का लोन आप तब भी ले सकते हो अगर आपको ऑलरेडी हाउसिंग लोन चल रहा है, तब भी आप रिनोवेशन के लिए ले सकते हो। इफ एन इंडिविजुअल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इफ एन इंडिविजुअल ओन्स 2 or more हाउसिंग प्रॉपर्टीज सिंगली और जॉइंटली देन द लोन सैंक्शन। देख लीजिए यहाँ पे कोई बंदा है, इसके पास 2 घर ऑलरेडी है, चाहे ये इसके अपने नाम से या जॉइंट नाम से है, आप ये चाहता है ये तीसरा वाला लोन लेगा हाउसिंग लोन। ये जो थर्ड वाला है ये हाउसिंग लोन नहीं बनेगा, ये बनेगा कमर्शियल रियल एस्टेट, प्लस जो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कमर्शियल रियल एस्टेट का ही लगेगा, प्लस जो इसमें हम लॉस में ईयर एंड पे देते टैक्स सर्टिफिकेट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। हालांकि इसमें अप्राइजिंग वगैरह एज पर हाउसिंग लोन ही हो जाएगी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल रियल एस्टेट की ली जाएगी, प्लस टैक्स सर्टिफिकेट इसमें नहीं दी जाएगी बोरोवर को। Subsequent house flat purchase of land ought to be dealt as exposure to commercial real estate. Appraisal of such loans will be carried out as per housing loan. लेकिन sector wise classification, margin requirement, interest rate will be as per CRE norms. Interest certificate shall not be issued to borrowers for availing income tax benefits. अब हाउसिंग लोन में एलिजिबिलिटी क्या है? इंडिविजुअल्स हैविंग स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, जिनको ऑलरेडी अगर मकान है तो रिनोवेशन के लिए, और प्रपोजिंग टू परचेज प्रॉपर्टी सिंगली और जॉइंटली। इसमें कौन कौन आएगा आपका? परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस बॉडी। एम्प्लॉयज ऑफ प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज विद मिनिमम ऑफ 3 years क्यूमुलेटिव सर्विस एंड मिनिमम 1 year सर्विस विद करंट एम्प्लॉय। कम से कम अभी तक प्राइवेट सर्विस में उसने 3 साल दिए होंगे, और जिसके पास वो अभी काम कर रहा है वहाँ उसने कम से कम 1 साल दिया होगा, वो एलिजिबल है। प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल बिजनेसमैन विद मिनिमम 2 years स्टैंडिंग इन करंट प्रोफेशन बिजनेस, वो उसकी कोई रजिस्ट्रेशन ले लोगे आप, वो कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए। एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर पर्सन, जो एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ है। पेंशनर्स, स्टेट, सेंट्रल, यूनियन, सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पेंशनर्स जो भी है वो भी है एलिजिबल। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ वो भी एलिजिबल है, चाहे वो स्टेट, यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ होंगे, वो भी हाउसिंग लोन के लिए एलिजिबल होंगे, सब्जेक्ट टू बिलो कंडीशंस। क्या? एक तो उनका रिमेनिंग पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिमेनिंग न कि प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट, रिमेनिंग जो है वो होना चाहिए इक्वल और मोर देन प्रपोज्ड लोन टेनर। लेकिन उनके लिए नहीं, जिन्होंने कम से कम 3 साल करंट एम्प्लॉयर के लिए दिए हैं, उनको ये नहीं चाहिए आपको। मॉर्गेज, उसमें डेफिनेटली आपका मॉर्गेज होना ही होना है प्रॉपर्टी में, चाहे वो क्यों ना 15 साल से पड़े हैं वहाँ पे, उनको क्यों ना रिनोवेशन के लिए लोन लेना है, उनको क्यों ना उस कैटेगरी में वो लोन अमाउंट फॉल कर रहा है जिसमें आप यूजुअली मॉर्गेज नहीं लेते हो, जिसको हम नेगेटिव लीन बोलते हैं, लेकिन उनके लिए आप तब भी मॉर्गेज ले लोगे। Branch power shall have no powers to sanction loans where occupation or of 1 or more borrowers is contractual in nature. Important point. Suppose 5 borrowers है किसी लोन में, 3 ही लेते हैं, 2 है गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसमें,
को बोरोवर्स, एक है उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। तो ब्रांच हेड विल हैव नो पावर्स। एज ऑफ नाउ ब्रांच हेड में को किसी भी चीज़ में पावर नहीं है, ये तो सारा और लॉस से ही जाता है। ब्रांच हेड सिर्फ रिकमेंडिंग एजेंट अथॉरिटी बनता है, अब सैंक्शनिंग अथॉरिटी और लॉस को है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस will be eligible if they fall in following risk categories: insignificant risk, low risk और moderately low risk, तब जाके NRIs भी eligible है। Wherever the property owner in case of pre-owned और suppose आपको हाउसिंग लोन लेना है लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी है आपके ग्रैंडफादर के नाम पे है एंड उसके पास कोई अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप इनको लेके खुद को बोरोवर बन सकते हो। और मान लीजिए इनकी एज है 85 फॉर टाइम भी, अब इनकी एज है 85, ये नॉर्मल एलिजिबल नहीं रहते हाउसिंग लोन के लिए, लेकिन आपको को बोरोवर मान के हम आपकी एज कंसिडर करेंगे। प्रॉपर्टी ओनर ये है, प्रॉपर्टी इनकी मान ली जाएगी, ये भी बन गए बोरोवर, आप भी बन गए बोरोवर, यानी कि को बोरोवर दोनों। तो इनकी एज का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, फिर आपकी एज मान ली जाएगी और आपकी इनकम ली जाएगी। वही है, इज नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, द इनकम अर्निंग नियर रिलेटिव लीगल हेयर्स लाइक सन, डॉटर, स्पाउस, सिबलिंग लिविंग विद प्रॉपर्टी ओनर में ज्वाइन एज जॉइंट बोरोवर्स। और इसमें लोन MPBF आपकी सैलरी पे डिसाइड हो जाएगा और एज ऑफ प्रॉपर्टी ओनर शैल नॉट बी कंसिडर्ड। क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम ऑफ 75% ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड और प्लॉट, 75% ऑफ टोटल हाउसिंग लोन एलिजिबिलिटी और 75 लाख। ये है परचेज ऑफ लैंड के लिए। ये पहले अगर परचेज ऑफ हाउस है, जो आपकी रिपेइंग कैपेसिटी में जो बनता है आपकी डिडक्शंस लेके फिर आपको जो MPBF बनेगा वो यहाँ पे रिपेइंग कैपेसिटी। अब है परचेज ऑफ लैंड, उसमें या तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्लॉट है उसका 75% देगा बैंक, या जो आपकी टोटल हाउसिंग लोन एलिजिबिलिटी यहाँ पे बनती है टोटल में मैक्सिमम उसका 75% या 75 लाख, विच एवर इज लेस। हाउएवर ये वाला ज़्यादा, हम यूजली यहीं तक पढ़ते हैं ये पॉइंट, फिर बोलते हैं हम बंदे को हम आपको मैक्सिमम जी दे सकते हैं 75 लाख परचेज ऑफ लैंड के लिए प्लस कंस्ट्रक्शन दिया रहा। नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पे है फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगर जोनल क्रेडिट कमेटी में कंसिडर लोन्स अप टू 100 लाख, दैट मीन 1 करोड़, और डिविजनल क्रेडिट कमेटी लोन्स दे सकती है 5 करोड़ तक फॉर परचेज ऑफ लैंड और प्लॉट। एक्शन ऑल्टरेशन के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट लेस बाय मार्जिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट वेयर एवर एप्लीकेबल, और इसमें आपको परमिशंस लानी है, परमिशंस लेनी है आपको अगर आपको ऑल्टरेशन करनी है हाउस में, वेयर एवर नेसेसरी। फॉर रिनोवेशन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर रिनोवेशन लेस बाय स्टूपुलेटेड मार्जिन। No loans for repair renovation of single residential property can be availed multiple times। आपने ऑलरेडी रिनोवेशन के लिए लोन लिया है, वो चाहे पे ऑफ किया है या चल रहा है अभी, आप फिर से ले सकते हो। मिनिमम मार्जिन क्या है, अगर लोन 30 लाख तक का है तो 10%, लोन अबाउट 30 लाख टू 75 लाख 20%, अबाउट 75 लाख तो 25%, और परचेज ऑफ लैंड के लिए तो 25%। मॉरिटोरियम पीरियड, अगर परचेज ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है तो 24 मंथ्स और टिल हैंड ओवर ऑफ पोजेशन विच एवर इज अर्लियर, तो मैक्सिमम इसका 2 साल ही रहेगा आपका मॉरिटोरियम। अगर उससे पहले ही हैंड ओवर हो गया तो 2 साल से कम ही रहेगा। परचेज ऑफ रेडी बिल्ट इन हाउस और लैंड और प्लॉट, हाउस फ्लैट तो 3 मंथ्स का मॉरिटोरियम। कैरिंग आउट रिपेयर रिनोवेशन 6 मंथ्स का मॉरिटोरियम। एलिजिबल इनकम, ऑल जॉइंट बोरोवर जो भी है प्रॉपर्टी के उन सब का हम कंसिडर कर सकते हैं इनकम फॉर रीचिंग आउट टू MPBF। नॉन अर्निंग
ओनर शैल बी इंक्लूडेड एज जॉइंट और को बोरोवर्स। इसका मतलब क्या है, सपोज प्रॉपर्टी दो भाइयों के नाम है, ही इज नॉन अर्निंग, दिस वन इज अर्निंग, लोन इनको निकालना जो अर्न कर रहा है, चूंकि ये भी प्रॉपर्टी ओनर है, यू विल हैव टू मेक हिम ए को बोरोवर, प्रॉपर्टी इसके नाम पे है इसीलिए। इनकम ऑफ अर्निंग फैमिली मेंबर्स, वो हमने ऑलरेडी बोला, इसमें आप स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, सिबलिंग, जो कि हालांकि इस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, लेकिन आप उनको ले सकते हो एज को बोरोवर फॉर रीचिंग आउट टू MPBF। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, उनको होनी चाहिए स्टडी इनकम। उनको आज के महीने में 10,000 की इनकम नहीं हो, ऐसा ना हो आज के महीने में 10,000 की इनकम है, कल के महीने में कुछ भी नहीं है। सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड उनका ऑपरेटिव अकाउंट होना चाहिए मेंटेन विद एनी बैंक, प्रेफरेबली JNK बैंक, में किसी भी बैंक में, किसी और बैंक में भी चलेगा। हाउएवर ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बंदों की इनकम ले सकते हो, other than applicant shall be considered, that means including applicant 4, 4 without applicant 3। loans against negative loan के पे 10 लाख सबके लिए और 5 लाख बाकियों के लिए, सबके लिए मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 10 लाख। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल है वो यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लूड, उसके लिए आपको मॉर्गेज करनी ही करनी है। 5 लाख ऑल अदर। पेंशनर के लिए कोलेटरल आपको लेनी है गारंटी ऑफ स्पाउस और लीगल हेयर हु इज एंटाइटल्ड फॉर फैमिली पेंशन अलॉन्ग विद एडिशनल गारंटी ऑफ वन इंडिविजुअल। NRIs, थर्ड पार्टी ऑफ 2 रेजिडेंट इंडियंस। प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सिटी की लोकेशन है 50 लाख एंड अबो यानी कि मेट्रो है, कंस्ट्रक्शन है, लोन अमाउंट है 50 लाख, मैक्सिमम कॉस्ट, अगर मैक्सिमम कॉस्ट आपका 63 लाख है, उसमें आपको 50 लाख प्रायोरिटी में जाएगा। सेम वे जहां पे 10 लाख से लेके 50 लाख तक पॉपुलेशन है, यहाँ है अबो 50 लाख, यहाँ है 10 से 50। मैक्सिमम लोन 57। अगर आपने 58 लिया तो कुछ भी नहीं होगा प्रायोरिटी में, 57 तक ही आपका लोन है, उसमें से 45 जाएगा आपका प्रायोरिटी में। पॉपुलेशन लेस देन 10, मैक्सिमम लोन 44 लाख है, 35 जाएगा आपका प्रायोरिटी में। अगर ये वाला लिमिट ब्रीच हो रहा है तो कुछ भी नहीं जाएगा आपका प्रायोरिटी में। यह है मैक्सिमम लोन। इसी हिसाब से सेंटर विद पॉपुलेशन बिलो 10 लाख, ये 3 थे कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दिया है, ये है रिपेयर्स के लिए। हाउसिंग लोन टू बैंक्स ओन एम्प्लॉयज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन। ये आप फिर से यहाँ से पॉज करके ये आप उठा के, ये मैं क्लियर करता हूँ, कहीं पे लिख के रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू प्लस एग्जाम में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस कम से कम आएंगे बेस्ड ऑन दिस पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन एंड देन रिपेयर्स। या पढ़ लीजिए। हाउसिंग लोन जो बैंक एम्प्लॉयज़ के होते हैं वो दे आर नॉट टू बी कवर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन, चाहे उसमें ये भी क्यों ना हो, कॉस्ट इसके अंदर ही क्यों ना हो, तब भी नहीं हो जाएगा ये। अगर बैंक देता है अब किसी गवर्नमेंट एजेंसी को लोन मकान बनाने के लिए, स्लम क्लियरेंस के लिए या स्लम डेवलपर्स के लिए, उसमें हम सब्जेक्ट अगर हर एक डिवेलिंग यूनिट का कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर्स है तो वो भी जाएगा आपका प्रायोरिटी सेक्टर में। यहाँ तक था एजुकेशन लोन, ये हो गया आपका कंप्लीट एजुकेशन लोन। अब है लास्ट स्लाइड, सॉरी ये था यहाँ तक हाउसिंग लोन, ये हो गया हाउसिंग लोन। अब है लास्ट स्लाइड, वो हमें वहाँ रह गई है एजुकेशन लोन में, इसलिए यहाँ हमने कवर किया है। इसमें मैक्सिमम क्या है, स्टडीज इन इंडिया 20 लाख और स्टडीज अब्रॉड 40 लाख नॉर्मल केस में, प्लस जो 25 लाख तक का कोर्स अमाउंट है, अमाउंट ऑफ लोन, वो आपका प्रायोरिटी में रहेगा। प्रायोरिटी है पहले प्रायोरिटी के लिए 25 लाख तक। अब स्टडीज इन इंडिया 20 लाख, दैट मीन जो भी स्टडीज इन इंडिया है वो भी प्रायोरिटी ही रहेगा आपका, फर्स्ट थिंग। दूसरा, मैक्सिमम अब्रॉड के लिए 40 में से 25 आपका जाएगा प्रायोरिटी, और अबव 25 बाकी जो रिमेनिंग रहेगा वो नॉन प्रायोरिटी, लेकिन उसमें बाकी कंडीशन है, फैमिली इनकम वगैरह वो देखा जाएगा, तब जाके प्रायोरिटी या नॉन प्रायोरिटी में जाएगा।
ये यहाँ पे मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक तो 25 तक है, इसमें प्रायोरिटी प्लस स्टडीज़ इन इंडिया 20 lakhs, अब्रॉड के लिए 40 lakhs। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिव लेवल में कंसिडर हायर क्वांटम ऑफ लोन ऑन course to course basis. We are taking the loan in future prospect, employability and reputation of education loan. सपोज आपको किसी बंदे को देना है लोन IIT दिल्ली में, उसको एडमिशन करना है, वो बोल रहा है नहीं जी मुझे 50 लाख दे दो, आप आराम से दे सकते हो। ये यहाँ पे ये नहीं चलेगा आपको 20 लाख, क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉयबिलिटी और रेपुटेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत हाई है, इसलिए आप यहाँ पे इससे ज़्यादा भी दे सकते हो। सैंक्शनिंग पावर फॉर लोन अमाउंट बियॉन्ड एबो सीलिंग, यहाँ 20 और 40 लाख अप टू मैक्सिमम क्वांटम ऑफ 100 शैल बी वेस्टेड विद कमिटीज हेडेड बाय जोनल हेड। लेकिन जोनल हेड के पास ये वाला केस जाएगा। इससे ज़्यादा आपको देना है विद इन इंडिया 20 लाख से, या अब्रॉड के लिए 40 लाख से ज़्यादा अप टू 100 lakhs यानी कि 1 करोड़ तक वो जोनल हेड के पास जाएगा। अब अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए वो फिर डिविजनल हेड को जाता है, हाँ यहाँ पे। लेकिन बोथ केसेस में आपको सिक्योरिटी लेनी है 100% ऑफ लोन अमाउंट। इंटरेस्ट रेट कंसेशन ऑफ 0.5 और 50 BPS शैल बी अलाउड इन एजुकेशन लोन अवेलेबल बाय गर्ल स्टूडेंट। और 1% का कंसेशन, यहाँ पे आधे % का कंसेशन, 1% का कंसेशन उस केस में प्रोवाइड किया जाएगा अगर इंटरेस्ट सर्व हुआ ड्यूरिंग मॉरिटोरियम और कोर्स पीरियड। मॉरिटोरियम वो सारा माना है, मॉरिटोरियम प्लस कोर्स पीरियड में अगर इंटरेस्ट सर्व हो जाएगा तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट वेवर मिलेगा। अकाउंट कैसे खुलेगा? उसमें नॉर्मली अकाउंट खुलेगा आपका एजुकेशन लोन में, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, अभी कोई कंसेशन नहीं मिलेगी। जब मॉरिटोरियम ख़त्म हो गया फिर उसमें इंटरेस्ट चेंजेस आएंगे, जो रिमेनिंग पीरियड में वैसे इंटरेस्ट लगाया जाएगा ताकि पूरे टेन्योर के लिए 1% कम हो जाए। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ एजुकेशन लोन और हाउसिंग लोन भी। हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर बेयरिंग विद अस टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमने इससे पहले भी एक बार भी बोला है, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमें इशू आ रहा है कि वहाँ हमें शेयर नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन अब हमें एक वे आउट आ गया। वी विल डायरेक्टली सेंड लिंक टू योर ईमेल्स। हम आपको हर एक लेक्चर की लिंक ईमेल करेंगे आप आज से। थैंक यू।